दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी की जादुई सैंडल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मणिपुर नाम के गांव में सितारा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सितारा के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी। सितारा के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और सितारा में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। सितारा, कल तुम्हारी परीक्षा है ना, तो तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए मैं रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है, तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं, तब तक मैं सारा काम खुद कर लूंगी। सूरभि भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक तरफ सितारा अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ सितारा के भाई अभिषेक अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अभिषेक इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। सूरभि, कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी सैंडल तो तुमने बहुत संभाल कर रखी है, और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक सूरभि जूते लेकर आई, तब तक अभिषेक जाग चुका था। सूरभि ने देखा कि उसकी सैंडल गायब है। मेरी सैंडल कहाँ गई? सूरभि पागलों की तरह पूरे घर में वो सैंडल ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने भैया को गुस्से में आपकी सैंडल फेंकते हुए देखा था। सितारा, सैंडल ढूंढने में मेरी मदद करो। ये साधारण सैंडल नहीं है, वो सैंडल मेरे लिए बहुत खास है। सूरभि और सितारा शाम तक सैंडल ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब अभिषेक घर लौटा, तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है, और सितारा तुम्हारी नई भाभी। सूरभि, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। सूरभि को अभिषेक का घर छोड़ना पड़ा। सितारा की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती, और सितारा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। सितारा पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी, उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वो या तो बचा कुचा खाकर सो जाती, या फिर भूखे पेट ही सो जाया करती थी। एक दिन सितारा को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। सितारा जल्दी से तैयार होने लगी, लेकिन उसे अपनी सैंडल नहीं मिल रही थी। अब ये सैंडल कहाँ चली गई? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी सैंडल शायद कमरे में ही रह गई है। भाभी, प्लीज दरवाजा खोलिए। सितारा चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला ही नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। सितारा नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड बन रहा था, वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। सितारा उन ईंटों पर दौड़ती गई। वहाँ उसके पैर पूरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वो 15 मिनट लेट क्लास में पहुँची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से उसे घर तक छोड़ गए। सितारा अपने पैरों को देखकर बहुत रो रही थी।
सुरभि भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी सितारा के सर पर ऊपर मचान से एक सैंडल गिरती है। अरे ये तो सुरभि भाभी की सैंडल है। उस दिन हमने इसे कितना ढूंढा था। सितारा मचान पर चढ़कर दूसरी सैंडल भी ढूंढ निकालती है। सितारा ने सैंडल पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने सैंडल अपने पैरों में डाल ली। सैंडल पहनते ही सितारा को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। सितारा ने सैंडल उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सितारा की नई भाभी ने ये सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो इससे कहीं से जादुई सैंडल मिल गई है। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। सितारा जब नहाने के लिए वहाँ से चली गई, तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुँची। अरे, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तोड़ने से पहले एक बार सैंडल पहन कर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही सैंडल पहनी, उसके पैर पूरे घाव से भर गए। ये क्या हो गया? ओह, मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? अभिषेक अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। चिंता मत करना सितारा, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। सितारा ने जैसे ही जादुई सैंडल पहनी और कहा, हे जादुई सैंडल, मुझे सुरभि भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही सितारा सुरभि के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। सितारा सुरभि को घर की सारी परिस्थिति और जादुई सैंडल के बारे में सारी बातें बताती है। ये जादुई सैंडल मुझे एक रानी परी ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यही रहोगी। उसके बाद सितारा अपनी पुरानी भाभी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। एक बार की बात है, फूलपुर गांव में अमृता नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। अमृता की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से उसे कई बार बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। अमृता और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन अमृता की बेटी इशिका अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है और पापा भी घर पर हैं, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे बेटी? चलो ना हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं। उनके मंदिर के बाहर गार्डन में झूले भी हैं, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद इशिका अपने माता पिता के साथ तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें कूड़ेदान के पास एक छोटी सी बच्ची रोते हुए मिलती है। अमृता उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? अगर बताओगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। मैंने अपनी मम्मी पापा की कभी शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता मर गए थे और तब से मेरी चाची ने मुझे रखा था। चाची मुझे रोज मारती है। देखो ना, आज वो मुझे यहाँ छोड़ कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता भी नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे वापस चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी।
बच्ची की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। इशिका, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद अमृता का परिवार उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद अमृता उस बच्ची का नाम अनन्या रख देती है। अनन्या को अमृता के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि अमृता और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। वो लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। इशिका भी अनन्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतने लगा। अमृता जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गईं। इशिका ज्यादा लंबी ना हो सकी, उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वहीं अनन्या कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती हैं और वो अनन्या से कहती हैं, अरे अनन्या, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ही बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा सी सुंदर और ये तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ अनन्या, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर अनन्या कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम्हारे घर वाले लोगों ने तुम्हें यही सब सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात इशिका की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। इसका दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास लिए चली जाओ यहाँ से, समझी? सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और इशिका और अनन्या घर लौटकर वापस आ जाती हैं। इशिका को लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। अनन्या उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उन लोगों की बातों को सीरियस क्यों लेती हो दीदी? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत? मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग वही कहेंगे ना। इसमें उनकी भी भला क्या गलती है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी अमृता वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ अनन्या जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज इशिका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखो बेटा, जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना और अपने हाई हील भी पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद अनन्या दोबारा कमरे में जाती है और इशिका से कहती है, इशिका दीदी, अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। आज शाम को आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो दीदी, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ।
तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इशिका फटाफट से नहा कर आती है। उसके बाद अनन्या उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर अनन्या इशिका को लेकर बाहर आती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। तो कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो इशिका को देख ही नहीं रहे थे। उनकी नजर तो अनन्या पर टिकी थी। तभी लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाएं, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आप पर थू थू करेंगे। इसलिए अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे। तभी अनन्या भी गुस्से में कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हो। पहले अपने बेटे को तो देखो, बंदर की जैसी तो शक्ल है। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। अनन्या की ये बात सुनकर लड़के वाले गुस्से में पैर पटक कर निकल जाते हैं। उसके बाद इशिका फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। अनन्या इशिका को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम। तुम चुप रहो अनन्या, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अनन्या उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर अनन्या भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूँगी। आप मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर अनन्या मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारन आती है और उससे कहती है, बेटी, मेरी जरा सी मदद कर दो। मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था, लेकिन उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, मुझसे ताला टूट ही नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो बेटा। हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। फिर अनन्या दादी अम्मा के साथ जाती है और उनके घर का ताला तोड़ने में उनकी मदद करती है। उसके बाद देखते ही देखते वो दादी अम्मा एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती हैं और अनन्या से बोलती हैं, बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने देखा कि तुम दुखी होकर बैठी थी, तो मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया था। बताओ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? उस जादूगरनी के पूछने पर अनन्या उसे वो सारी बातें बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटी। वो क्या जादूगरनी जी? फिर वो जादूगरनी अपने जादू से वहाँ एक चमचमाती हुई सैंडल और एक चमकता हुआ मेकअप किट प्रकट करती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। ये जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। अनन्या दौड़ती हुई घर आती है
और इशिका के पास जाकर कहती है, देखो दीदी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर अनन्या इशिका को सारी बात बताती है। इशिका तुरंत ही वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन के सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर इशिका अनन्या को गले से लगा लेती है। अमृता और उसका पति दोनों ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इशिका की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद वो अनन्या की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई के साथ करा देते हैं। उसके बाद अनन्या और इशिका एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं।